हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 से रिलेटेड है। इस इंडेक्स में ये बताया गया कि इंडिया अपने क्लाइमेट रियलिटी को लेके पुअरली प्रिपेयर्ड है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, जिससे जो भी एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इंडिया इन नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। बात करें वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की, तो ये वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का एक पार्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS और इसके साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी से, और ये तीसरा नाम जिसको पढ़ना आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स ये बताता है कि जब भी एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स आएंगे तो क्या हमारा जो अर्थ है या फिर जो कंट्रीज़ हैं वो उसको कॉप अप करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या अच्छे तरीके से मेजर्स लिए हैं उन्होंने, क्या अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं वो। इसी बात का अंदाज़ा लगाती है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। कंट्री टू कंट्री ये कैलकुलेट करती है कि ऐसा डिज़ास्टर रिस्क किन कंट्रीज़ या रीजन्स में सबसे ज़्यादा है, कौन इनकी वल्नरेबिलिटी में सबसे ज़्यादा आगे है। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स ऐसी है कि ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है, इसके बाद अफ्रीका और अमेरिका का नंबर आता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया 89th रैंक हासिल करता है 181 कंट्रीज़ में। इंडिया साउथ एशिया स्पेसिफिक रीजन में अगर बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ऐसा चौथा देश है जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। तो बाकी के तीन कौन से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ पर जो हमने ओशिनिया वर्ड यूज़ किया, ये एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है जिसके अंदर ये चार पार्ट्स आते हैं। एक है ऑस्ट्रेलेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक मेलेनेशिया और एक पॉलिनेशिया। इन चारों चीज़ों को मिला के ओशिनिया बनता है। अगला आर्टिकल हमारा स्वच्छ विद्यालय अभियान से रिलेटेड है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने रिसेंटली इस प्रोग्राम के परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट सबमिट की है। स्वच्छ विद्यालय अभियान की बात करें तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ HRD उस टाइम की थी, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। बेसिक एम यही था कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि सभी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टॉयलेट फैसिलिटी दी गई है या नहीं, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ दी गई है या नहीं। इसके लिए क्या किया गया कि CPSEs मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बोला गया कि इस प्रोग्राम को आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। क्या करो कि आप लोग सबसे पहले वाटर फैसिलिटी मतलब रनिंग वाटर और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ के साथ वाले टॉयलेट आप बनाओगे, और केवल बनाना ही नहीं है बल्कि 3 से 5 साल तक उनको मेंटेन करोगे। अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने बोला कि भाई आप सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने अपने कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कुछ ना कुछ फंडिंग देते ही हो या फिर सबमिशन होता ही है, उस अमाउंट से आप रिडक्ट कर लेना और आप दिखाओ कि उसके चलते आपने ये काम किया है। अगला आर्टिकल हमारा टर्मिनेशन ऑफ सेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में लोकसभा को एडजर्न साइन डाई कर दिया गया। इसी के साथ इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये सेशन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेशन में कन्वर्ट हुआ। टर्मिनेशन ऑफ सेशन की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कामकाज पार्लियामेंट में चल रहा है उसको रोक दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग नाम भी है, जैसे कि एक है एडजर्नमेंट करना, एक है एडजर्नमेंट साइन डाई करना, एक है प्रोरोगेशन करना और एक है डिसोल्यूशन करना। अब इन चारों का मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट का। एडजर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी कामकाज चल रहा होता है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए बता के करते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या फिर 2 दिन के लिए सस्पेंड कर रहे हैं या फिर कुछ हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। इसमें नंबर्स काउंटेड होते हैं। पार्लियामेंट दोबारा कब बैठेगी ये बताया जाता है, उसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें कुछ बताया नहीं जाता कि दोबारा सेशन कब होगा, मतलब कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए पार्लियामेंट की सिटिंग्स को टर्मिनेट कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि उसमें हम ये बोलेंगे कि आज हम लोग एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं और हम लोग इनडेफिनिट पीरियड डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। सिंपली एडजर्न किया जाता है और दोबारा मिलने का समय ही नहीं बताया जाता, तो ये समझ लिया जाता है कि भाई ये एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया है। यहाँ पर जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई का पावर होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, मतलब कि लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। तीसरा है प्रोरोगेशन, और इसका पावर जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ना होकर प्रेसिडेंट के पास होता है। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जब भी मान लो एक सेशन खत्म हो गया, मान लो अभी मॉनसून सेशन चल रहा होगा
और मानसून सेशन खत्म कर दिया। तो एक क्या हुआ कि उस सेशन का बिजनेस लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा कि हम एडजर्नमेंट साइन डाई कर रहे हैं, मतलब एडजर्न कर रहे हैं बिना किसी समय को बताए, और उसको कंप्लीशन का सिंबलाइज करने के लिए कि हाँ भाई इस बार का सेशन खत्म हो गया है, प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं इस पूरे सेशन को प्रोरोग करता हूँ। अब यहाँ पर प्रोरोग तब भी प्रेसिडेंट कर सकता है अगर पार्लियामेंट का ये सेशन चलता रहे, मतलब कंप्लीट नहीं भी हुआ है तभी प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है। लेकिन यूजुअल डेज में जब भी प्रोरोगेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि उस सेशन का बिजनेस कंप्लीट हो गया है। चौथा आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सबसे पहले तो आप ये समझो कि केवल और केवल लोकसभा का ही हो सकता है। राज्यसभा चूंकि अपने आप में एक परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स चेंज होते हैं और ये लगातार चलते रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। मैं बंद इन द सेंस कि कभी भी राज्यसभा ऐसा नहीं होगा कि अब पूरे के पूरे सब लोग राज्यसभा एक साथ खत्म कर दिया गया और वापस से पूरे राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव हो, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। राज्यसभा में हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेंगे ही। डिसोल्यूशन जो होता है वो एक एग्जिस्टिंग हाउस को डिसॉल्व कर देता है, उसको बताता है कि भाई अब ये हाउस समाप्त हो चुका है, अब नया हाउस आएगा। नया हाउस मतलब जनरल इलेक्शन होंगे वापस से, और उसके बाद नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, उसके बेसिस पर फिर नया हाउस बनेगा। और लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? ये भी प्रेसिडेंट के पास है। अगला आर्टिकल हमारा कृतज्ञ हैकेथॉन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कृतज्ञ हैकेथॉन को अनाउंस किया। इसका मेन पर्पस ये है कि हम यूजुअली फार्म्स में, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें हम लोग मैकेनाइजेशन लेके आएंगे। मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी काम हम लोग खेती में करते हैं वहाँ पर बहुत मेहनत लगता है, उसको मैकेनाइज्ड कर दिया जाए तो वो ही काम काफ़ी सरल हो जाएगा और हमारा उपज भी बढ़ जाएगा। इसमें एक और एंगल है कि अभी तक जितने भी फार्म मैकेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा विमेन फ्रेंडली नहीं है, तो उनको विमेन फ्रेंडली भी बनाया जाए। इस पूरे हैकाथॉन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने प्लान किया NAHEP के अंदर। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की चर्चा करें तो 2017 में ICAR ने इसकी शुरुआत की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। बेसिक मकसद यही है कि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करना। हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकें एग्रीकल्चरल सेक्टर में। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कृतज्ञ हैकाथॉन की। इसमें वो लोग एलिजिबल होंगे इस हैकाथॉन के लिए जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हों, स्टूडेंट्स हों, फैकल्टीज़ हों, नए इनोवेटर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, कुछ भी हों। अगर वो इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कृतज्ञ हैकाथॉन जॉइंट इनिशिएटिव है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन और NAHEP का। सिग्निफिकेंस में वही है कि हम जितने भी लोग होते हैं, मान लो फार्म में जो भी फार्मर्स होते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ या फिर कैपेबिलिटीज़ को हम बढ़ाएंगे। हम उनको ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो कि उनको रोज़गार दे सकेगा, उनको नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रमोट करेगा। इसी तरीके से ये कृतज्ञ हैकाथॉन काम करेगा। अगला आर्टिकल हमारा पूसा डिकम्पोजर से रिलेटेड है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने पूसा डिकम्पोजर को इन्वेंट किया है। पूसा डिकम्पोजर है क्या? फंगी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। फंगी स्ट्रेन मतलब कि फंगी का एक प्रकार का जेनेटिक वेरिएशंस है, वेरिएंट है, उनको एक्सट्रैक्ट करके 4 टैबलेट का एक सेट बनाया गया है। अगर हम इनको पैडी स्ट्रॉ के ऊपर डाल देते हैं तो इनका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज हो जाता है। अब इससे होगा क्या कि जो भी अभी तक इंडिया में आप सभी को पता है कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन वाला हिसाब किताब चलता है, वहाँ पे झूम कल्टीवेशन चलता है कि स्ट्रॉ जब भी बच जाता है, जो भी रेमिनेंट्स होते हैं उनको जला डालते हैं। तो अब उनको जलाना नहीं पड़ेगा जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, वैसा नहीं होगा। हम सिंपल ये 4 टैबलेट को स्ट्रॉ में, मतलब कि एक किसी भी सॉल्यूशन में डाल के स्प्रे कर देंगे तो ये फंगल स्ट्रेन्स उन स्ट्रॉ को बहुत तेज़ी से डिकम्पोज कर देंगे, उनको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला आर्टिकल हमारा अरब लीग से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इजराइल ने जो UAE और बहराइन के साथ डील किया था, इसके प्रोटेस्ट में पैलेस्टीन ने अरब लीग को क्विट कर दिया है। अरब लीग की बात करें तो ये एक प्रकार का अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट्स के बीच में रीजनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे देश का समूह है जो कि अरबिक भाषा बोलते हैं। सिर्फ अरबिक ही नहीं बोलते होंगे, बोलते और भी चीज़ें होंगी, लेकिन अरबिक भाषा भी बोलते हैं। 1945 में इसको फॉर्म किया गया था। बेसिक मकसद इसका यही था कि हम जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंस, सोवेरेनिटी
और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। इसके अंदर 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं और 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, जिनमें से एक इंडिया भी है। इनके अलावा ब्राज़ील, एरिट्रिया और वेनेजुएला भी 4 ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ हैं। अरब लीग का मिशन जो है वो इस रीजन में ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, साथ ही साथ यहाँ की सोवेरेनिटी पर ध्यान देना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है। अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि गलत है। हमने 3 इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, एक यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी था, और एक स्टटगार्ड यूनिवर्सिटी था, और एक होमवर्क वाला नाम था। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। स्वच्छ विद्यालय अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का प्रोग्राम है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ये भी हो गया फॉल्स। एडजर्नमेंट साइन डाई पार्लियामेंट में जो होता है वो सिटिंग ऑफ द हाउस को स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड कर देता है, नहीं, इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कि कोई भी निश्चित नहीं होता कब वापस से बैठेगा, इसीलिए भी फॉल्स। चौथा, पूसा डिकम्पोजर, जो कि पैडी स्ट्रॉ को जल्दी से डिकम्पोज कर देगा, यूजुअली अपने स्पीड से कहीं ज़्यादा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। अरब लीग में इंडिया ऑब्जर्वर नेशन के तौर पर है, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू। तो बस आज के रिवीजन में इतना ही था और डिस्कशन में भी इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।